नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल मंजुल करियर पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि हम लोग फर्स्ट ईयर का एक जो आपकी टेस्ट सीरीज का बैच लाना था वो तो हम ले आ चुके हैं। उसी तौर पर हम लोग सेकेंड ईयर का भी अब करने वाले हैं। सेकेंड ईयर की ये फर्स्ट टेस्ट सीरीज रहेगी। इसमें साफ साफ आप लोगों को दिख रहा होगा, अब होगा अंतिम प्रहार, है ना। तो इसी को देखते हुए हम लोगों को अपने अंदर एक जुनून सा लाना है, जो एग्जाम को ये हमको एग्जाम तक ही रखना है जाकर के। कम से कम ये चीज हमारे एग्जाम को थोड़ा सा मोटिवेट करेगा, है ना। कहते हैं जो हार मानते हैं वो इतिहास बन जाते हैं और जो डटे रहते हैं वो इतिहास बदलते हैं। और ये चीजें हम लोगों को करके दिखानी है, केवल बातों में ही नहीं रखना है ना। ये तो हमारी कहावतें थी, लेकिन वास्तविक रूप में क्या होता है वो हमको करके दिखाना है। ये यूट्यूब चैनल मंजुला करियर पॉइंट जो आपके साथ में लगातार पहले से लगा हुआ है एग्जाम को देखते हुए, ये आगे चल करके भी आपके साथ लगा रहेगा। वो चाहे आपके ITI के एग्जाम हो या ITI से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी हो, है ना। हम आगे चल आप लोगों का सदैव ये सहयोग करते रहेंगे। ये तो अभी हमारी शुरुआत है ना। चलते हैं, आज के जो आपके क्वेश्चन रहेंगे उनको देखते हैं हम लोग। आपका चूंकि ये जो समय है बहुत मूल्यवान है ना, और इस अमूल्य समय को हम लोग नहीं गंवाते हैं और अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का देखते हैं। फर्स्ट पेज पर आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्नेहक का उद्देश्य क्या है ना। स्नेहक का उद्देश्य क्या है? तो स्नेहक जो होता है आपका लुब्रिकेंट, उसका उपयोग या हम लोग ये सब चीज जान चुके हैं। यानी कि हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे घर्षण, है ना। उस चैप्टर में कहीं ना कहीं पर आप लोगों को स्नेहक के बारे में हमने पहले से भी बता रखा हुआ है। और इस चैप्टर में भी इस क्वेश्चन में भी वही चीज पूछी जा रही है। स्नेहक का उद्देश्य क्या है? आप सभी लोग जानते हैं, दबाव बढ़ाने के लिए नहीं, है ना। घर्षण को बढ़ाने के लिए कभी नहीं। हमारा लुब्रिकेंट कभी घर्षण को बढ़ाता है? ऐसा तो नहीं होता है। घर्षण को कम करने के लिए बिल्कुल राइट आंसर होता है इसका ऑप्शन नंबर 3, है ना। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके थे। जो स्नेहक होता है, लुब्रिकेंट होता है, वो क्या काम करता है? घर्षण को कम करने का प्रयास करता है। चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन ये क्वेश्चन प्योर है और चीजें मतलब जहां से भी ली जा रही हैं, आपको एग्जाम को देखते हुए ली जा रही हैं। और इन सभी चीजों को आप लोग सदैव अपने आप में ये बना के रखिए कि ये जो आपको क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ये आपको एग्जाम पे सेम टू सेम क्वेश्चन, मतलब लगभग संख्याओं का आपको चेंजमेंट मिल सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपको, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को ये करना है कि हमारे जो नंबर है वो 100% के आसपास आने चाहिए, तो उसके लिए आप केवल हमारे टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लीजिए या देख लीजिए। उससे आपके लगभग ऐसी चीजें आपकी जो प्रॉब्लम्स होने वाली हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगी, है ना। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। मशीन भाग में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अभी हमने आपको बताया था लुब्रिकेंट का। किसका उपयोग करते हैं? तो लुब्रिकेंट का मिट्टी तेल, पेट्रोल, पानी, स्नेहक, है ना। ऑप्शन नंबर 4 में आपका दिया जा रहा है। लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं किसके लिए? आपका वो घर्षण कम करने के लिए प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको ये दिखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन आपको अलजेब्रा चैप्टर से जुड़ा हुआ है। हम लोग पहले भी अलजेब्रा के जो क्वेश्चन थे उनमें से बहुत टिपिकल क्वेश्चन और बहुत सरल क्वेश्चन दोनों प्रकार से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये तो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है बहुत ही सरल है, ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन हो सकता है बड़ा हो, लेकिन इसके अगर ऑप्शनों को आप ध्यान देंगे तो ये आपसे इसकी वैल्यूएशन नहीं पूछ रहा है। ये केवल इनको क्या करना चाहता है? सरल करवाना चाहता है आपसे। सरल मतलब इनको एक बड़े रूप में दी जा रही चीज को संयोगित करके छोटे रूप में आपको परिवर्तित करके देना है। यहां पर आपको लिखा हुआ है 14x और 3y 25x और 2y। आप लोग देख पा रहे होंगे 14x और 25y दोनों एक वैल्यूओं को दर्शा रहे हैं, यानी कि x की वैल्यू को। जहां पर आपके 3y और 2y ये भी दोनों एक वैल्यू को दर्शा रहे हैं। अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो कहीं ना कहीं पे हमें एक वैल्यू जाकर जो आंसर में दी जा रही है वो प्राप्त हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं 25 में से अगर 14 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? आपका 39 आ जाएगा। 39x केवल और केवल ऑप्शन नंबर
3 में दिया जा रहा है, और ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने का हमारा एक ही ऑप्शन है जिसमें से x का वैल्यू 39 है। बाकी सभी ऑप्शनों में x का वैल्यू आप लोग देखेंगे वो डिफरेंट है ना। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 ये आपका राइट आंसर बनता है ना। 39x प्लस 5y यानी कि 3y प्लस 2y इक्वल टू 5y बनेगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन है a प्लस बी का होल स्क्वायर का विस्तारित रूप क्या है। यानी कि आप लोगों को फार्मूला बताना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप सभी लोग अलजेब्रा जब पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहला फार्मूला होता है आपका कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये शायद हम लोग तीसरी या चौथी कक्षा में सीखने लगते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ना। ये शायद ही कोई ऐसा बच्चा रहा होगा जिस बच्चे को ये चीजें नहीं पता होंगी, लेकिन फिर भी होता कैसे, कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें हमें पता होती हैं लेकिन भूल जाती हैं। हम वो उन सभी चीजों को रिवाइज करते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, ये इसका फार्मूला बनता है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं पहले इसका जो आंसर है वो कौन सा होता है। तो इसका आंसर बनता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये ऑप्शन नंबर ए राइट होता है इसका। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं पे हमारा किससे जुड़ा हुआ है, अलजेब्रा से ही जुड़ा क्वेश्चन है ना। ये क्या कहना चाह रहा है आपसे, एक जब आपको निर्धारित आधार दिया जाए और उस आधार में घातांक के रूप में डिफरेंट नंबर दिए जाए है ना, और उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए तो उस स्थिति में क्या क्या विभिन्नताएं प्राप्त हो सकती हैं। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर दो संख्याएं हैं, दोनों के आधार क्या हैं, सेम हैं, और दोनों के घातांक अलग अलग हैं। एक की पावर क्या लिखा हुआ है, एक में लिखा है आधार a है और घातांक यम है, फिर मल्टीप्लाई लगा हुआ है और लिखा हुआ है आधार a और घातांक n। ठीक है ना। अगर हम इन दोनों को देखें तो ये लिखा हुआ है दो नंबर हैं, दोनों का क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। आप लोग जानते हैं कि दो आधार अगर सेम हैं और उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर में जो भी घात लगी होती है वो क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। यानी कि यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, a की पावर हो जाएगा m प्लस n है ना। ये आपका इसका आंसर बनने वाला है। और ये देखते हैं हमारा किस ऑप्शन में दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिया जा रहा है, यानी कि 1 में दिया जा रहा है, a की पावर m प्लस n है ना, a की पावर m प्लस n। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। यहां पर भी लिखा जा रहा है आपका a की पावर m अपान a की पावर n। हमने जैसे कि आपको पिछले भी फार्मूले में बताया था, अगर दोनों के आधार सेम हैं और घातांक डिफरेंट हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, अगर डिवाइड में है वो संख्याएं तो हमारे दोनों घातांक माइनस हो जाते हैं, और अगर वो मल्टीप्लाई में है दोनों संख्याएं तो दोनों घातांक जुड़ जाते हैं। यहां पर जो आपको संख्या दी जा रही है वो लिखा हुआ है a की पावर m अपान a की पावर n है ना। हमने अभी जैसा कि आपको बताया घातांक का चेंज ओवर कैसे होता है, तो a की पावर m माइनस का n हो जाएगा है ना। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि आप लोग सूत्र फार्मूले जो हैं उनको सभी को आप लोग रीड कर पाए या फिर रिवीजन कर पाए, और इन पर आधारित अगर क्वेश्चन भी आता है ना तो उनको आप आसानी से कर पाएंगे। इस वजह से आप इन सभी क्वेश्चनों को जरूर ध्यान से देखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अभी तक हमने जो पिछले फार्मूले में किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर किया था, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या बनेगा। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab है ना। ये सबको पता होता है, बशर्ते ऐसा कभी कभी होता है हमारे ये सभी चीजें एक स्थिर माइंड में चली जाती हैं और ये चीजें कभी याद करने में थोड़ा सा समय लग जाता है ना। तो एग्जाम में हमें समय नहीं देना है ना, और हर एक क्वेश्चन को एक निर्धारित समय के अंदर कर देना है। और वहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं हमें लगना चाहिए
कि ये क्वेश्चन हमको पहले कभी नहीं देखा गया है, ठीक है ना। तो ये जितनी भी संख्याएं और जितने भी क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, ये जो क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं आपको, जितनी भी टेस्ट सीरीज कराएंगे वो आपको, ये मान लीजिए 100% या 90% आपको हम श्योर करते हैं कि वो सेम टू सेम क्वेश्चन लगभग मिलने वाला है। उनमें से केवल और केवल संख्याओं का विभेदन आ सकता है और कुछ नहीं। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, है ना। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन होगा आपका a इंटू ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 4, है ना। यानी आप लोग देख पा रहे हैं शुरुआती दौर में इसमें से क्या किया गया, सभी के आधार सेम है। जैसा कि हमने एक फार्मूला आप लोगों को बताया था, हमने कहा था कि ये फार्मूले पर आधारित आप लोगों को क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया जा रहा है, हो सकता है इन्हीं पे संख्या डिफरेंट कर दी जाए और ऐसा ही क्वेश्चन आपको बदल कर दिया जाएगा वहां पर, है ना। जो आपका एग्जाम रहेगा तो वहां पर ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे। यहां पर हमको एक अचर पद दिया जा रहा है, वहां पर हो सकता है एक संख्या दी जाए आपको, है ना। तो इसके लिए हमको पहले से तैयार रहना है ना। जहां पर ए केवल लिखा हुआ है, अगर कोई घात नहीं लगी है तो उसमें से ये पता होना चाहिए आपको उसकी घात 1 है। अगर किसी भी जो हमारा अचर पद हो या चर पद हो, अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है और हमसे कह दिया जाए इसमें घात कितना है, तो आप अगर वो देखते हैं नंबर तो उसमें से सीधा आपको बोल देना है कितना घात है, 1 है ना। मल्टीप्लाई में कितना लिखा हुआ है, तो ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 4, है ना। अब हम लोगों को एक फार्मूला पता था जो कि हमने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर आधार सेम हैं तो घातें क्या होती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यानी कि ए की पावर 1 प्लस ए की पावर 2 प्लस 3 प्लस 4, अगर इन सभी को ऐड करते हैं तो ए की पावर कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका 4 3 7 3 10, यानी कि ए की पावर 10 आ जाएगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया जा रहा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना बनता है, ए की पावर 10 बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा प्रतिबल है ना। यहां पर एक नट बोल्ट क्रिया के माध्यम से दो समांतर प्लेटों को आपस में से खींचा जा रहा है, ठीक है ना। ये दो समांतर प्लेटें हैं, है ना। एक समांतर प्लेट ये है और एक समांतर प्लेट ये है। आप दोनों में से देख रहे हैं विपरीत दिशा में बल लगाया जा रहा है, खींचा जा रहा है दोनों को, है ना। और इसमें से पूछा जाता है कि ये कौन सा प्रतिबल है, तो ये कर्तन प्रतिबल होता है आपका, जिसमें से दोनों प्लेटों को समांतर में रखकर नट बोल्ट के माध्यम से आपस में इन दोनों को खींचा जाता है और ये प्रेशराइज होता है ना। और ये हमारे स्थिति कौन सी होती है, तो ये कर्तन प्रतिबल में होती है। हमने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था प्रतिबल वाले में से, उसमें से ऐसे क्वेश्चन हमने आप लोगों को करवाए थे। यदि ऐसा क्वेश्चन नहीं भी आया होगा तो इस स्थिति के बारे में जरूर डिफाइन किया होगा आपको, है ना, या आप लोगों को पता भी होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विकृत की इकाई क्या होती है। जैसा कि आप लोगों को पता भी था, विकृत बराबर हमने फार्मूला आप लोगों को बता रखा था। क्या होता है, तो बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल बटा क्षेत्रफल के आधार पर क्या हो जाएगा, आपकी जो इकाई बनेगी यानी कि यूनिट बनेगी वो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि बल की यूनिट क्या होती है, वो होती है न्यूटन, और क्षेत्रफल यानी कि ए, हम जिसको एरिया से दर्शाते हैं, एरिया की यूनिट आपकी बनती है मीटर स्क्वायर, है ना। यानी कि उसकी जो हमारी जो विकृति है उसकी यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बनेगी, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका लंबाई में परिवर्तन को किस संकेतक से दर्शाया जाता है। तो जो आपके लंबाई में परिवर्तन या समय में परिवर्तन, ये सभी चीजें होती हैं। हम लोग समय में परिवर्तन जैसे होता है तो T1 T2 माइनस T1 लिखते हैं, है ना। और ये अंतर हमारा क्या निकाल के देता है, ये देता है डेल्टा T के इक्वल टू, है ना। ऐसे ही हमारा यहाँ पर पूछा जा रहा है लंबाई में परिवर्तन यानी कि L2 माइनस L1, है ना, इक्वल टू क्या होगा, यानी कि लंबाई में जो परिवर्तन हुआ, यानी कि पहले हमारी लंबाई कुछ थी, है ना, उसमें से परिवर्तन होकर यानी कि उसको बढ़ा करके हमने कुछ और बना दिया, यानी कि अब लंबाई हमारी L2 हो गई। अब ये जो लंबाई में हमारा कुल परिवर्तन हुआ यानी कि परिवर्तन कितना हुआ, ये अगर निकाला जाए तो ये निकाला जाता है डेल्टा L के रूप में, है ना। और डेल्टा L के रूप में यहाँ पर जो आपको DL दिख रहा है ना, ये डेल्टा L है कहीं ना कहीं पर,
ठीक है ना, डेल्टा यल लिखा हुआ है, जो डी एल करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पर भी हो सकता है, अगर ऐसा लिखावट में मिस्टेक आता है तो डी एल वाला ही आंसर जो होता है ये इसका राइट आंसर होता है, ठीक है ना। ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनके ऑप्शन थोड़े से मिसमैच होंगे या कथनों में थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, उसको आप लोगों को क्या करना है, पहले से ही समझ लेना है। कहीं ना कहीं पर ये जो आपकी सीट चल रही है, इस सीट में हम लोग उन सभी क्वेश्चनों को भी लाने वाले हैं, ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, एसपी का बड़ा रूप क्या होता है, यानी कि एसपी को फुल फॉर्म क्या होता है। एसपी हमारा जो ये शब्द है ये कहां से रिलेट किया जा रहा है, यहाँ पर जो हमको शब्दावली दी जा रही है सिलेक्टेड प्राइस, कहीं ना कहीं पे प्राइस पर आधारित है। और प्राइस वाले जितना भी चीजें थी हमने आप लोगों को बताया भी होगा, जब आप लोग लाभ हानि चैप्टर या साधारण ब्याज वाला सिंपल इंटरेस्ट वहां पर आप लोगों ने पढ़ा था, वहां पर ही आप लोगों को एसपी जैसा शब्द एक आया था, है ना। और एसपी जहां पर लिखा होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेलिंग प्राइस, है ना। जहां पर आपका एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होता है ना। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, वहां पर आप लोगों को सेलिंग प्राइस और आपका यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जैसे शब्द जैसे प्रयोग किए जाते हैं, वहां पर आपका सीपी और एसपी, है ना, दोनों ये शब्द भी आते हैं। इनका फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछा जाता है। जहां पर जैसे आपसे एसपी का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो हो सकता है आपसे सीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एसपी का बड़ा रूप क्या है, यहां पर आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है। ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ना। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, आई किसको निरूपित करता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, किलोग्राम को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, मीटर को यम से दर्शाते हैं, वैसे ही यहाँ पर पूछा जा रहा है आई से किसको दर्शाते हैं, है ना। आई से क्या प्रिंसिपल को दर्शाते हैं, या इंटरेस्ट को दर्शाते हैं, या रेट को दर्शाते हैं, या ईयर को दर्शाते हैं, है ना। रेट को तो हम लोग आर से ही दर्शाते हैं, है ना। प्रिंसिपल को पी से दर्शाते हैं। तो हमारा जो इंटरेस्ट हुआ, है ना, वो किससे दर्शाया जाएगा, आपका आई से दर्शाया जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया जा रहा है। चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किस तरह से निरूपित किया जाता है। जो साधारण ब्याज है उसमें से प्रिंसिपल को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। जैसे पिछले आपके उसमें क्वेश्चन में ऑप्शनों में बताया गया था कि प्रिंसिपल जैसे लिखा था, तो हमने कहा था उसमें से प्रिंसिपल को पी से दर्शाया जाता है। क्वेश्चन वही आपका आ चुका है। यहां पर पूछा जा रहा है प्रिंसिपल को किस शब्द से दर्शाया जाता है, या किस अक्षर से जो इंग्लिश वर्णमाला में मिलता है, वो ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है, पी से दर्शाया जाता है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है। साल को यानी कि ईयर को, है ना, वर्ष को यहाँ पर टी को कहा जाता है वहां पे, यानी कि समय को यन के रूप में दर्शाया जाता है या टी के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है ना। दो तरीके से साधारण ब्याज जब भी आप निकालेंगे तो वहां पर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज के फार्मूले में या फिर कहीं पर भी आपको अगर साधारण ब्याज वाले जो चैप्टर हैं जहां पर आपका साधारण ब्याज हो जाए या फिर आपका हो जाए चक्रवृद्धि ब्याज, वहां पर आप लोगों से पूछा जाता है कि जो हमारा समय है उसको किससे दर्शाया जाए, तो वो हमारा या तो टी से दर्शाया जाएगा या तो यन से दर्शाया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया जा रहा है कि समय को किससे दर्शाया जा रहा है, यन से दर्शाया जाता है ना। पी से, आई से और आर से, सबसे हमको पता है आर से आपका रेट यानी कि दर दर्शाया जाता है, ठीक है ना। आर से किसको दर्शाते हैं हम लोग, तो आर से हम लोग दर को दर्शाते हैं, है ना। और आई से आप सबको पता है, पी से आपको पहले से पता है, ये सभी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी विशेष कार्य या प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करने के लिए की विधि के लिए प्रयोग में ली जाने वाली शब्दावली क्या है ना। होता क्या है, आप सभी लोग अगर कहीं पर कुछ भी काम करने जाते हैं, जैसे आप लोग फिटर के संबंधित स्टूडेंट हैं या इलेक्ट्रिकल से संबंधित स्टूडेंट हैं, तो आप देखते हैं कि किसी भी मकान हो गया या घर की वायरिंग करने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, एस्टीमेट बनाना होता है ना। जगह देखा, उसमें से कितनी मात्रा लगने वाली है, कौन सी
चीजों की, है ना, उसमें से कितना व्यय होने वाला है, ये सब पूरा एक डाटा बनाते हैं, यानी कि क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है, यानी कि एस्टिमेट एक तैयार करते हैं आप लोग, और ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है? तो कौन सा प्राधिकरण है जो कि दरों की अनुसूची को क्या करता है, प्रकाशित करता है? तो आप सभी लोगों को पता है कि हमारे अगर देश की बात आती है तो देश में जो भी दरें लगती हैं वो किसके द्वारा लगाई जाती हैं? तो वो हमारी सभी दरें एक सरकारी संस्था के द्वारा लगाई जाती हैं। वो भी कैसे लगाई जाती हैं? तो आजकल तो आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारे देश में जीएसटी टैक्स लगता है ना। तो जीएसटी टैक्स किसके द्वारा लगाया जाता है? तो वो सब पूरा डिपार्टमेंट आपका सरकारी विभाग होता है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कोई भी निगम वगैरह आपका ये जो दरें हैं ये लागू नहीं करता है, अगर लागू भी करता है तो कहीं ना कहीं पर सरकारी विभाग के द्वारा उसको मान्यता दी जाती है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन की जो सीरीज थी आप लोगों की, ये 20 क्वेश्चन की सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। हम लोग अपने जो ये क्वेश्चन है इनको करते रहेंगे, इनको एक बार देखेंगे, अगर एक बार में समझ कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको रिवाइज करेंगे, यानी को इनको हमको क्या करना है, 2-3 बार इन वीडियोज को हम लोगों को चेकआउट कर लेना है एग्जाम से पहले, है ना, ताकि ये सभी क्वेश्चन क्या हो जाए, हमारे माइंड पर बिल्कुल से फोकस में आ जाए, है ना। बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन हमारे दिमाग से ओझल हो जाए, है ना। और करना है आप लोगों को थोड़ी सी हमारे चैनल की ये मदद कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, या आपके जैसे जो दोस्त हैं, है ना, उन लोगों को भी इन सभी चीजों को मिलना चाहिए ताकि वो लोग भी आपके जैसा ही उन्नति पा सकें, है ना। तो आप क्या करिएगा, हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।